जो भी हम खाते हैं स्टमक में वो कुछ टाइम के लिए रुकता है। जो हमारी ये ग़िज़ा की नाली है इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमने खुराक खा ली, मैदे का जो मुंह है ऊपर वाला जो स्फिंक्टर होता है वो क्लोज हो गया। होता ये है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, जो पट्टे हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जिस दौरान मैदा उसको ग्राइंड कर रहा है, चक्की चल रही है, वो अब खाना और वो एसिड ऊपर वापस आ रहा है, तो इट विल कॉज बर्निंग। मैदा हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम उज़्व है। ये ना सिर्फ ग़िज़ा को हज़म करके जिस्म को तवानाई फराहम करता है, बल्कि जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल उज़ैर, आपने ठीक कहा है। और गुज़िश्ता साल होने वाली एक रिसर्च में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के माहिरीन ने ये दरियाफ्त किया है कि मैदे की सेहत का हमारी ज़हनी सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ और क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी कि इम्यून सिस्टम और ओवरऑल अगर कहा जाए बॉडी परफॉर्मेंस पर गहरा ताल्लुक ये चीज़ें देती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम मैदे के आम अमराज और हाजमे की दीगर मुश्किलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज मैदा डॉक्टर राजा इकरामुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें हमारे नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता दीजिएगा कि कितनी बीमारियां जो कि मैदे से रिलेटेड हैं और सबसे आम कॉमन बीमारियां कौन सी देखते हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात ये है कि मैदे में आम तौर पे दो किस्म की बीमारियां ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक होती हैं ऑर्गेनिक बीमारियां, मतलब जिसमें स्ट्रक्चरल बीमारी आती है, जिसमें अल्सर हो सकता है मैदे में, सोजिश हो सकती है जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ट्यूमर खुदा न खास्ता हो सकता है। लेकिन एक बड़ी तादाद है बीमारियों की, यानी ऐसे मरीजों की जिनमें स्ट्रक्चरली मैदा बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर, जो कि मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में होते हैं, लेकिन मैदे और आंत में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। सही। और इनकी जो प्रेवलेंस है वो लाइक इवन 15-20% तक है, यानी कि अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि मैदा उसका जितना भी टेस्ट किया जाए, एंडोस्कोपी की जाए, जो भी, वो नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन उसकी फंक्शनल जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी इलामात आती हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये दो किस्म की बीमारियां हैं जिन्हें हम डिवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जब आप फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अमूमन हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं लोगों को बर्निंग के बहुत इश्यूज हैं, स्टमक से रिलेटेड, एसोफेगस उनका हर वक्त बर्न करता रहता है, वो कुछ खाएं तो भी, ना खाएं तो भी, सिट्रस खा लें तो भी ये इशू, सुबह उठ के कुछ भी नाश्ता कर लें तो ये इशू है। ये क्यों होता है, इसको सॉर्ट कैसे किया जा सकता है? अच्छा देखें, इसको क्योंकि ये मैंने कॉमन हमने ये चीज़ देखी है एसोफेगस में बर्निंग। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन मसला है। देखिए, इसमें समझने की बात ये है कि सबसे पहले देखें, मैदे में नॉर्मली तेजाब होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे। सो वो नॉर्मली ज़रूरी है हाजमे के लिए। जो भी हम खाते हैं स्टमक में वो कुछ टाइम के लिए रुकता है। अब स्टमक को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि वो उस एसिड को डील कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। जैसे ही उसे आगे जाता है तो वहाँ पे और सिक्रीशंस हैं पैंक्रियाज की जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, वहाँ से बाइकार्बोनेट आता है। पर जो हमारी ये ग़िज़ा की नाली है इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब हमने खुराक खा ली तो मैदे का जो मुंह है ऊपर वाला जो स्फिंक्टर होता है वो क्लोज हो गया और ऊपर रिफ्लक्स नहीं है, वापसी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब होता ये है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस कि वो वेल्व जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब ये है कि जिस दौरान मैदा उसको ग्राइंड कर रहा है, चक्की चल रही है जी, वो अब खाना और वो एसिड ऊपर वापस आ रहा है, और चूंकि वहाँ प्रोटेक्शन नहीं है तो इट विल कॉज बर्निंग, उससे जख्म बन जाएंगे, उससे वो सारा कुछ होगा। तो ये इसकी मेन वजह है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं बचें कैसे इससे, तो उसके लिए फिर बहुत सारे एहतियातें हैं। उसमें ये है कि खाना खाने के बाद 3 घंटे आप अपराइट रहें। अब जैसे लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, ख़ास तौर पे गए शाम में लेट नाइट खाने के, अच्छा लेट नाइट खाने की भी एक ट्रेडिशन है जिसे शायद कोई बड़ा कोई अच्छा समझा जाता है। जल्दी खाना लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, खा के सो गए तो वो ग्रेविटी का इफेक्ट जो अपराइट था अब वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल। तो 3 घंटे का वक्फा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सेकेंड, या बेड की हेड साइड को 6 इंच एटलीस्ट अगर ऊंचा रखें, तकिए नहीं ऐड करने, पूरा थोड़ा सा ऐसे स्लोप हो जाए तो उससे भी थोड़ा सा ये होगा कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है थोड़ा जो नहीं था अब वो आ जाएगा, उससे बड़ा फायदा होगा। आपने जैसे बड़ा अच्छा मेंशन किया सिट्रस का। अब सिट्रस, उसमें सिट्रिक एसिड है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे अब सीजन है और लोग अभी बहुत ज्यादा आते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों ट्रिगर हुआ। मैंने ऐसे लोग भी डॉक्टर साहब देखे हैं, नहीं ऑरेंजेस नहीं खाते, किन्नू नहीं खाते, मौसम्मी नहीं खाएंगे, ग्रेप फ्रूट नहीं खाएंगे कि मुझे भाई बर्निंग होती है, मुझे एसिडिटी का। हल बता दें किस तरह वो खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये महरूम ना रहे वो इस सीजन में। देखिए, ये है उसमें कि एक तो क्वांटिटी हमेशा बिल्कुल कम हो, सेकेंडली कुछ न्यूट्रलाइजिंग चीज़ हो साथ में। मतलब ये है कि जैसे
उसकी सिंपल मेडिसिन भी कोई इतनी वो नहीं है। या दूसरा, जैसे मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जी। कि वो एटलीस्ट कर रहे हों, उसके बाद ये है कि अगर टॉलरेट करें तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही हो कि अवॉइड करें, क्योंकि देखिए ये इससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो कि किसी शख्स में हो तो उसे खुद से भी आइडिया हो सकता है कि जनाब उसका जो स्टमक है ना ये डिस्टर्ब है। देखें, पहली बात तो ये है कि अक्सर लोगों को जो क्योंकि डेली हमने खाना तो खाना ही है, और जी। उसकी वजह से आप देखें बहुत सारी अलामात हैं जो मैदे की प्रॉब्लम को शो कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले तो है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर खाना खाया है तो जैसे एक इंटरवल के बाद 4-6 घंटे के बाद आप दोबारा फील करते हैं कि हंगर है, भूख है, वो नहीं होती, और लगता है ऐसे ही है जैसे स्टमक में अभी तक भी खाना रुका हुआ है, हैवीनेस की फीलिंग आती है, फुलनेस की आती है। अच्छा, इसके बाद ये है कि बर्निंग, पेन हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि असल में, अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं लाजमी बताऊंगा, जी। हमें आमतौर पे समझा जाता है कि पेट में सिर्फ मैदा ही है, मतलब मैदा लूज हो गया, मैदे की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गई। देखें, मैदा एक बिल्कुल छोटी सी थैली है जो कि सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में, उसके बाद आगे आंत है जो कि बहुत लंबी है, उसका छोटी आंत जो है, बिल्कुल उसके बाद बड़ी आंत है, उसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये तकरीबन कोई 5-6 मीटर लंबी है। और अगर उसको हम स्ट्रेच करें स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो इतनी उसके कर्व्स हैं कि वो टेनिस कोर्ट का एरिया कवर करती है। सो उसके मसाइल भी हो सकते हैं। सो उसमें फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो गैस, ब्लोटिंग, ये सारे मसाइल आएंगे। इसके अलावा किसी लोग कुछ उसमें अगर प्रॉपर ना हो डाइजेशन तो फिर डायरिया हो जाएगा, परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली इंडिकेट करती हैं कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैदा। एक हमने चीज़ सुनी है कि ग्रीन टी पी लें, आपको तजाबियत है ग्रीन टी पी लें, खाना हजम नहीं हो रहा ग्रीन टी पी लें, सुबह उठ के ग्रीन टी पी लें, वेट लॉस करना है तो ग्रीन टी पी लें। मतलब हम लोगों पे बहुत रुझान है ग्रीन टीज पीने का। किस हद तक ये फ़ायदेमंद है, और अगर फ़ायदेमंद है तो किस टाइम पे हमें इसको लेना है, खाने से पहले, खाने के बाद, कब? अच्छा देखिए, ग्रीन टी हो या दूसरी जो टी है या कॉफ़ी है, इसके ऊपर तो ऑब्वियसली काफ़ी डाटा है, साइंटिफिक रिसर्च है। फ़ायदा तो इसका ऑब्वियसली है, वो काफ़ी सारी चीज़ों में है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो उस पर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि लिवर के अंदर जो फैट जमा हो रही है उसके लिए वो बेहतर है, उसके लिए बहुत अच्छी है। सेकेंडली ये है कि कॉफ़ी से ये होता है कि एक तो जो ब्लोटिंग वगैरह के इशूज़ हैं थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। इसमें अब लोग सिंपल ग्रीन टी के अलावा और भी इस्तेमाल करते हैं, जिंजर टी जो है ना वो कावा जो आता है उसमें ऐड करते हैं, तो इनके फ़ायदे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ओवररेटेड है कि हर चीज़ के लिए डेफिनेटली नहीं है। बर्निंग वगैरह में देखें बहुत ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव ना हो, बट ब्लोटिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। किस वक्त पीनी चाहिए, खाने के बाद? खाने के बाद अच्छा आप ले डॉक्टर सकते हैं साहब, ये भी बता दें कि हम कुछ लोग देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि जनाब उन्हें कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो उनका स्टमक जो है ना वो जनाब वो डिस्टर्ब हो गया है। बिल्कुल। तो ये मैदे का दिमाग का क्या ताल्लुक है आपस में? नहीं, इसमें बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। और इसमें हम इसे कहते हैं जी गट ब्रेन एक्सिस, गट या brain ब्रेन axis। गट एक्सेस कह सकते हैं उसको। उसमें ठीक ये है। है कि डेफिनेटली इनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। और आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है, खुदा न खासा, जैसे कोई हमें एक कोई भी शौक पहुंचता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, या कोई आपको कोई भी सान्या होता है, गुस्सा होता है, तो सबसे पहले आपकी भूख उठ जाती है। तो मतलब ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके ऊपर है, और इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और एपिटाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, एपिटाइट के ऊपर, कि एपिटाइट ही आपकी बिल्कुल कम हो जाती है। और आपने देखा होगा कि इसके साथ फिर वेट लॉस हो जाता है, तो इफेक्ट तो होता है। और उसमें ये है कि अगर आप वैसे देखें तो तकरीबन अराउंड 20-30% केसेस में जब स्टमक की अलामात के साथ लोग आते हैं, और अल्टीमेटली उनमें जो डायग्नोज होता है वो डिप्रेशन का जी, ऐसा ही है, बिल्कुल। और उन्हें फिर उसी हिसाब से मेडिसिन भी मिलती है। बिल्कुल ठीक है। बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझाया कि लिंक क्या है दिमाग का और मैदे का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का।